दोस्तों आज 9 जून की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हो चुका है 9 जून, तो आज आपके लिए आज बिहार की पूरी दिन भर की टॉप खबरें लेकर के आए हैं। दिन भर में आज क्या होने वाला है, क्या हुआ है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज बिहार की दिन भर की टॉप खबरों की। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। जहां राष्ट्रपति भवन में 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं को फोन आना भी शुरू हो गया है। जेडीयू सांसद ललन सिंह को राष्ट्रपति भवन में शाम में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कॉल आया है। ललन सिंह मंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर राष्ट्रपति भवन में शाम में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कॉल आया। रामनाथ ठाकुर मंत्री पद के लिए भी शपथ लेंगे। वहीं पर हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी को भी कॉल आया, वे भी मंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। वहीं पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी कॉल आया और वे भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंत्रियों से नरेंद्र मोदी मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में चिराग पासवान, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर और जीतन राम मांझी को कॉल आया है। आपको बता दूं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जहां पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं पर बिहार से उनके साथ साथ 8 मंत्रियों को भी शपथ दिलाया जा सकता है। दोस्तों साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के चेहरे पर इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी। जो आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सहित इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल जल्द ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। जब बिहार में आरजेडी के सहयोगी कांग्रेस, तीनों लेफ्ट पार्टियां और फिर मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी है। जब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव में शामिल होगी। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा चुनाव के दौरान ही की जाएगी। वहीं पर वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव में शामिल होने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव एवं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की जोड़ी एक बार फिर से लोगों को गोलबंद करेगी। दोस्तों बिहार में पहली बार 10 जून से 16 जून तक पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकरबाग पटना में प्रथम बिहार वुमेन कबड्डी लीग 2024 का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार में पहली बार 10 जून से 16 जून तक पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकरबाग पटना में प्रथम बिहार वुमेन कबड्डी लीग 2024 का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। आज पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शंकरन ने इस बात की जानकारी दी है। रविंद्र शंकरन ने आगे बताया है कि कबड्डी का खेल बिहार के गांव-गांव में प्रचलित है। लड़के के साथ साथ लड़कियां भी इसे बहुत उत्साह के साथ खेलती है। युवाओं में इस खेल के प्रति रुचि और उत्साह को देखते हुए बिहार सरकार हाल ही में संपन्न हुए 10वें प्रो कबड्डी लीग की एक टीम पटना पायरेट्स की मुख्य प्रायोजक भी रही है। दोस्तों नरेंद्र मोदी अपनी 3.0 की सरकार बनाने जा रही है। आज शपथ ग्रहण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि इस बार उनकी सरकार गठबंधन की साथ होगी। ऐसे में कैबिनेट में राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत दूसरे दलों के नेता भी नजर आ सकते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 2024 से लेकर के 2019 की मोदी सरकार में अहम मंत्रालय अमित शाह से लेकर के राजनाथ सिंह समेत दूसरे दिग्गज भाजपा नेताओं पर रहे हैं। लेकिन इस कैबिनेट मंत्रालय की तस्वीरें बदल सकती है। इसमें जहां कुछ नए नेताओं को मंत्रालय सौंपा जाएगा, तो वहीं पर राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत भाजपा के दूसरे नेताओं को मंत्रालय बदले जा सकते हैं। नई सरकार में एनडीए के अलग अलग दलों की हिस्सेदारी को लेकर के अंदर खाने बातचीत चल रही है। इसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समेत दूसरे सहयोगी नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। दोस्तों बिहार के लखीसराय जिले के किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे को आग से बचाने के लिए एकता की मिसाल देखने को मिली। जहां लोगों ने मिलकर के ट्रेन को हाथों से धक्का देकर के पटरी पर चला दिया। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि इससे ट्रेन की कई बोगियां आग की चपेट में आने से बच गई है। जब बिहार के लोगों ने इस ट्रेन को बचा दिया है। जब अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। लोग बिहार के लोगों की हिम्मत और एकता की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल किऊल
किरंदुल स्टेशन पर शुक्रवार शाम को पटना जसीडी मेमू ट्रेन में अचानक आग लग गई। आग लगने से इंजन और फिर 2 बोगियां जलने लगी। जल लपटे अन्य डिब्बों को चपेट में ले ली। इसके लिए कर्मचारियों ने ट्रेन के बाकी के हिस्से को आग वाले डिब्बों से अलग कर दिया। इसके बाद स्टेशन पर मौजूद यात्री और फिर अन्य लोग एकजुट हुए और ट्रेन को धक्का देकर के चलाया एवं सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में बड़ी संख्या में लोग मेमू ट्रेन को धक्का मार करके चलाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में प्रधानमंत्री की कितनी सैलरी होती है। सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बल्कि राष्ट्रपति और सांसदों के बारे में भी जानेंगे कि आखिर किसको कितनी सैलरी मिलती है भारत में, क्योंकि बहुत से लोगों को इन पदों की सैलरी के बारे में नहीं पता है, जो जानने की इच्छुक भी रखते हैं। तो हम अभी आपको बताएंगे कि आखिर भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सांसदों की सैलरी कितनी होती है। तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी और क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो आपको बता दूं कि भारत में प्रधानमंत्री की सैलरी 1,66,000 रुपए प्रति महीने है। इसमें से 50,000 रुपए बेसिक सैलरी, 3,000 रुपए का व्यय भत्ता, 45,000 रुपए का संसदीय भत्ता और 2,000 रुपए का दैनिक भत्ता शामिल है। जब प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो उन्हें एक आधिकारिक सरकारी निवास, विशेष सुरक्षा समूह, सुरक्षा सरकारी वाहनों और फिर विमानों की सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए सरकार की ओर से किराए, ठहरने और फिर भोजन का खर्च भी मिलता है। अगर भारत में कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो फिर रिटायर के बाद भी उसे कई तरह की सुविधाएं मिलती है। इन सुविधाओं में सबसे अहम है 5 साल के लिए फ्री में सरकारी घर, बिजली, पानी और फिर एसपीजी की सुविधा भी पूर्व पीएम को इस दौरान मिलती है। वहीं पर अब राष्ट्रपति के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत के राष्ट्रपति की भी कई शक्तियां हैं। ये काफी अहम पद है। जब भारत में राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, यानी कि प्रधानमंत्री पद से भी ज्यादा, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी राष्ट्रपति की होती है। इसके अलावा उन्हें कई टैक्स फ्री भत्ते भी मिलते हैं, जिनमें दुनिया भर में ट्रेन और विमान से फ्री यात्रा, जब फ्री में घर, चिकित्सा देखभाल और कार्यालय खर्च के लिए सालाना 1 लाख रुपए शामिल है। वहीं पर पूर्व राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए प्रति महीने की पेंशन, 1 सरकारी घर, 2 फ्री लैंडलाइन फोन, 1 मोबाइल फोन, 5 निजी कर्मचारी की सुविधा भी मिलती है। वहीं पर सांसदों के बारे में अगर बात किया जाए तो कि सांसदों को क्या सुविधाएं, कितनी सैलरी मिलती है, तो भारत में एक सांसद को हर महीने 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। इसके अलावा दैनिक भत्ता भी मिलता है, जिसमें हर 5 साल में बढ़ोतरी होती है। जब भारत में किसी भी सांसद को संसद सत्र समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 2,000 रुपए का दैनिक भत्ता और फिर सड़क यात्रा के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर का यात्रा शामिल है। इसके अलावा सांसदों को 45,000 रुपए प्रति माह का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 45,000 रुपए प्रति माह का कार्यालय व्यय भत्ता भी मिलता है, जिसमें स्टेशनरी और फिर डाक के लिए 15,000 रुपए शामिल है। सांसदों को सैलरी के अलावा सांसदों के परिवारों के लिए फ्री मेडिकल सुविधा, एक सरकारी आवास, अपने और अपने निकटतम रिश्तेदार के लिए हर साल 34 फ्री घरेलू हवाई यात्राएं करने की सुविधा भी मिलती है। उन्हें ट्रेन में भी फ्री में फर्स्ट क्लास की ट्रेन यात्रा की सुविधा मिलती है। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के सांसदों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है और कितनी सैलरी मिलती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल किया है, जहां इसी के साथ नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार पद की शपथ लेंगे। इसी कड़ी में सभी के दिल में एक सवाल है कि इस बार नरेंद्र मोदी का सरकार का कार्यकाल कैसा रहेगा, कितना दिन चल पाएगा और क्या वे इस बार भी अपने कार्यकाल पूरा कर पाएंगे 5 साल। इसको लेकर के प्रसिद्ध ज्योतिष डॉक्टर शिल्पी धर ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने कहा है कि अभी 3 साल तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। अभी उनकी कुंडली में 3 साल और राज योग है। ऐसे में वे अभी 3 साल प्रधानमंत्री रह सकते हैं। 3 साल के बाद उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ सकता है। 3 साल बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उनके ज्योतिषज्ञ के अनुसार। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, जब उनकी जगह पर अमित शाह, नितिन गडकरी या फिर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दोस्तों, देश भर में गर्मी से बुरा हाल है। जी हाँ, भीषण गर्मी और फिर उमस भरी हवा से लोग परेशान हैं। दिन रात लोगों का ऐसा ही हाल है। जब पटना समेत पूरे बिहार में भी आग उगलती गर्मी से लोग परेशान हैं और बेहाल हैं। जब बिहार में हीट स्ट्रोक से कई लोगों की जान भी गई है। गर्मी और लू से परेशान लोगों को अब बस बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। जब मानसून से पहले बिहार में उमस भरी गर्मी अपने चरम पर है। आपको बता दें कि बिहार में कल का दिन बिहार सबसे गर्म रहा, जब पटना सहित कई इलाकों में लोग लू के तांडव से परेशान रहे। यहाँ का अधिकतम
तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे पहले 28 मई का पटना का पारा 42.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। वहीं पर पिछले एक सप्ताह के दौरान यहाँ का तापमान 7 डिग्री तक चढ़ा। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक बिहार में गर्मी से राहत से कोई भी आसार नहीं है, जब विभाग ने यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को जनता ने 100 नहीं पार करने दिया। ये अपने आप में अनोखा है। जनता ने बहुत स्पष्ट जनादेश दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जनता ने हमने चुनाव के पहले सभी लोगों के साथ गठबंधन किया है, सबके साथ विकास की बात की है। बिहार का विकास, आंध्र का विकास, देश का विकास और फिर देश की समृद्धि के लिए नरेंद्र मोदी का काम करेंगे। इस कार्यकाल में विपक्ष की ताकत बढ़ने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। चुनाव परिणाम आने के बाद जनता सरकार के प्रधानमंत्री को जानती है। हम जानते हैं कि कौन बड़ा नेता है और कौन नहीं। आगे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को जनता ने 100 नहीं पार करने दिया। ये अपने आप में अनोखा है। मजबूत सरकार काम करेगी। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज फेसबुक लाइव आकर के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को चुनाव के समर्थन में धन्यवाद अदा किया है। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि उम्मीद के मुताबिक इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री नहीं मिला, लेकिन पिछली बार से सीटें बढ़ी है और वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। जब उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि पिछले चुनाव में करीब 4 करोड़ वोट पड़े थे, जिसमें से एनडीए को 53% और यूपीए को 32%, यानी कि 1 करोड़ 29 लाख वोट मिले थे। लेकिन 2024 के चुनाव में कुल 4 करोड़ 34 लाख वोट पड़े हैं, जिसमें से एनडीए को 2 करोड़ 5 लाख तथा इंडिया गठबंधन को 1 करोड़ 70 लाख वोट पड़े हैं। जहाँ इससे साफ है कि हमारे गठबंधन में पड़े वोट में वृद्धि हुई है। यह उन्होंने माना है कि सिवान, पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में वोटों में बंटवारा भी हुआ है, नहीं तो फिर और भी सीटें वोटों की वृद्धि हो सकती है। साथ ही मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयार रहने की बात करते हुए कहा कि ऐसे तो विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष होना है, लेकिन नीतीश कुमार इस साल ही चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें पंचायत और बूथ तक पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। जब मुकेश सहनी ने इस चुनाव के परिणाम को उत्साहजनक बताते हुए कहा कि हम लोगों के संघर्ष और फिर मेहनत का ही परिणाम है कि एनडीए 400 सीट तक नहीं पहुंच सका, वरना संविधान बदलना तय था। ये हम लोगों के लिए बड़ी जीत है। वीआईपी नेता ने कहा कि इस चुनाव की समीक्षा की जाएगी और आगे की तैयारी के लिए जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने रविवार को कहा कि वे आज शाम को प्रधानमंत्री विनाशकारी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन के नेताओं के रूप में शपथ लेंगे। भले ही उनके पास कोई भी वैधता ना हो, लेकिन वे शपथ लेने जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 28 मई 2023 को याद करें, ये वह दिन था जब नरेंद्र मोदी सेंगोल के साथ नए संसद भवन में प्रवेश किया था, जिसके लिए 15 अगस्त 1947 का इतिहास गढ़ा गया था। न केवल मोदी के सम्राट होने के दावे को सही ठहराने के लिए, बल्कि तमिल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भी उस दिन ऐसा किया गया था। उन्होंने कहा है कि उस दिन ही मैंने अभिलेख सामग्री का उपयोग करके मोदी के फर्जीवाड़े को उजागर किया था। ये कहना है जयराम रमेश का, जो कि कांग्रेस के नेता है।